लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास निरूपमा का भाग 25 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। यामिनी बाबू दूसरे दिन चलते समय नीरू से विदा होने गए तो नीरू ने कहा, मेरी इच्छा है कि मेरा विवाह मामा के घर से नहीं मेरे घर से हो। इस समय सैन रोड वाला मेरा बंगला खाली है, बारात वहीं आए। आप मामा से कह दीजिएगा कि आपकी भी यही राय है। मैं इधर बहुत मिलना जुलना नहीं चाहती, मुझे अच्छा नहीं लगता। आखिर सबका विवाह होता है, मेरा भी हो रहा है। स्त्रियों के मजाक के तीर ऊपर से सहने पड़ते हैं। हाँ, भोजन पान रोशनी बाजे और नाच गाने में खर्च है, वो सब मामा के हाथ रहेगा। यामिनी बाबू गंभीर होकर सहमत हुए और विदा होते समय सारी बातें मामा को समझा दी। उनके चले जाने पर कमल ने बड़ा काम किया। प्रोफेसर दुबे को समझाया कि जब क्रिश्चियन रहने में अब विशेष आर्थिक फायदे वाली बात नहीं रह गई और हिंदू होने में एक फायदा नजर आता है, तब घर भर फिर हिंदू क्यों न बन जाए। अगर हिंदुओं में शुद्ध करने की ताकत नहीं तो आर्य समाजियों में तो है। आर्य समाजियों और हिंदुओं में उतना फर्क नहीं जितना हिंदू मुसलमान या क्रिश्चियन यहूदी में है। प्रोफेसर दुबे को जितनी तरह के आर्थिक सामाजिक और धार्मिक लाभ हो सकते थे, एक एक कर कमल ने सब समझाए। प्रोफेसर दुबे मान गए। कमल को धन्यवाद दिया। कमल पिता के साथ अच्छे अच्छे वकील बैरिस्टर सरकारी अफसर यहां तक कि शहर कोतवाल से भी मिली और सबको आमंत्रित किया। फिर छपा निमंत्रण भिजवाया। यद्यपि नीरू अपने बंगले में रहती थी, फिर भी बंगला विवाह के लिए किराए पर उठाया जा रहा है ऐसी लिखा पढ़ी हुई। सब तरफ से कमल ने पूरा पूरा ध्यान रखा और थोड़े समय में पूरी सफलता प्राप्त कर ली। धीरे धीरे विवाह का समय निकट हो आया। कमल ने नीरू के बंगले में 24 घंटे पहरे के लिए 8 गोरखा सिपाही कर लिए। एक पहरा गेट पर लगाया, एक 2 मंजिले के जीने पर। देखते देखते विवाह वाली सुहावनी शाम हो आई। एक साथ बिजली के रंगीन बल्ब तरह तरह के आकार से सजाए जल उठे, जैसे आकाश सहस्त्रों पृथ्वी लता गुल्म सब विवाह देखने के लिए आमंत्रित हों। सामने बड़ा शामियाना तना, चारों ओर कायदे से कुर्सियां रखी हुई, एक और कीमती मखमली गद्दीदार बड़ी कुर्सी। चुने हुए आमंत्रित एक एक करके आते हुए सब पूरी अभ्यर्थना के साथ कुर्सियों पर बैठाए जाने लगे। तरह तरह की खुशबू से हवा मत्त हो उठी। प्रसिद्ध नर्तकी का गाना होता हुआ रास्ते के एक छोर से दूसरे छोर तक मोटरों का तांता लग गया। शाम होने के कुछ बाद वर यात्री भी आ गए। उनके लिए एक ओर की कुर्सियां निश्चित की हुई थी। सब बैठे। यामिनी बाबू की अंग्रेजी ढंग की बंगाली सज्जा देखने लायक थी। सभा में पूरा सन्नाटा था, यद्यपि इधर उधर तरह तरह का शोरगुल हो रहा था। एक दूसरी ओर आमंत्रितों को समय पर जल्द भोजन करा देने का इंतजाम हो रहा था। योगेश बाबू इसी जगह मनोनिवेश किए हुए थे। कतार की कतार कुर्सियां पड़ी हुई, मेजें सटी हुई। पाचक गण पटुता से प्रस्तुत की क्षण मात्र में यंत्र से जैसे काम होने लगे। नियमानुसार घर की स्त्रियों को विवाह के दिन शाम से कुछ पहले आना था। जो मामा के घर की महिलाएं थीं, उनके नाम की एक एक छपी सूचना नीचे एक एक कमरे में थी। उनके स्वागत का भार कमल पर था। जीने पर पहरा, कोई ऊपर नहीं जा सकती थी। उनके साथ उनकी परिचित आई हुई सखी रह सकती थी। अन्य महिलाओं के लिए अलग अलग कमरों में प्रबंध था, एक साथ 3-4 के रहने का। महिलाओं के निमंत्रण की सूची कमल के हाथ में थी। ये प्रबंध देखकर प्राचीनाओं ने सोचा ये नया फैशन है। नीरू के ममान वालियों ने सोचा ये यामिनी बाबू की उपज है। नवीनाओं ने सोचा ये आदर्श है, ऐसा ही होना चाहिए। इससे औरतों का एक साथ गड्ढ-बड्ढ भीड़ धसान नहीं होता। नियत समय पर आमंत्रित महिलाओं के आने पर नीरू विवाह के साज से सजी हुई, मस्तक पर चंदन मुक्तकेश रक्तवास आभरणों से झलमलाती हुई नीली को लिए हुए ऊपर से नीचे उतरी। एक एक करके वो सब के कमरे में गई और पूज्य महिलाओं को प्रणाम किया। सबने प्रसन्न दृष्टि से नीचे से ऊपर तक उसे देखा और आशीर्वाद दिया। उसके ममान वाली कुछ नाराज हुई क्योंकि अपने हाथों से सजा नहीं पाई। एक ने व्यंग्य भी किया, अगर विवाह हिंदुस्तानी ढंग से होगा तो ये बंगला सज्जा फिर किस लिए। हिंदुस्तानी ढंग से विवाह होने की बात है, पहनावे की नहीं। थोड़े में उत्तर देकर नीरू निवृत्त हो गई, फिर वहां से दूसरी ओर चली। इस प्रकार सबसे मिलकर नीली के साथ ऊपर चली गई। अब रात के 10 का समय हुआ।
सबको जीवानी का प्रबंध होने लगा। इधर हिंदुस्तानी पंडित बड़ा पग बांधे एक ओर बनाए हुए मंडप में आ विराजे, साथ साथ प्रजाजन और उनके सहायक। कमल मुस्तैदी से उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करती हुई महिलाओं को विवाह देखने का आमंत्रण फिर गया। सब मंडप में आकर एकत्र होने लगीं और पंडित जी का अद्भुत वेश देखकर एक दूसरे को धीरे से धकेल धकेल कर मुस्कुराने लगीं। शिक्षित पंडित जी की गंभीरता में फर्क न पड़ा। उन्होंने स्वरचित संस्कृत भाषा में वर और अवगुंठनवती वधू को ले आने की आज्ञा की। वर डॉक्टर यामिनी बाबू शिष्टतापूर्वक आकर अपने आसन पर विराजमान हुए। यद्यपि उस हिंदुस्तानी असभ्य वेश वाले पंडित के प्रति उन्हें हृदय से घृणा थी। कमल अवगुंठनवती वधू को लेने के लिए 2 मंजिले पर गई। वधू तैयार थी। आज्ञा के अनुसार उसे लेकर कमल मंडप में आई। महिलाएं आनंदपूर्वक ऊल ध्वनि करने लगीं। पंडित जी ने कर्मकांड शुरू किया और शिक्षित वर की रुचि का जैसा रूप उनके सामने पहले रखा गया था, तदनुसार विवाह को संक्षेप में ही समाप्त किया। 1 घंटे के अंदर अंदर अब तक आमंत्रित सज्जन भोजन कर चुके और शहर वाले मंडप में आकर विवाह देखकर प्रसन्न होकर हर्षध्वनि कर गए। विवाह हो गया, कुछ लोकाचार रह गया। ये बंगाल की फूल शैया वाली प्रथा है। कमल वधू को लेकर चली और यामिनी बाबू को अनुसरण करने के लिए कहा। महिलाओं से कहा कि कुछ देर बाद अब वे सब ऊपर चलने की कृपा करें। वधू को लेकर कमल ऊपर गई। पीछे पीछे यामिनी बाबू जा रहे थे। देखा, ऊपर भी एक वेदी है और एक ब्राह्मण आसन पर बैठा हुआ है। ब्राह्मण ने बंगला भाषा में यामिनी बाबू से कहा, ये आपकी मात्र वेदिका है, इसे भूमिष्ठ होकर प्रणाम कीजिए। यामिनी बाबू ने इसे भी कर्मकांड की एक धारा समझा और भक्तिपूर्वक भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। कमल बहू को कमरे में ले गई। पीछे से यामिनी बाबू भी गए। कोमल सुगंध युक्त फूलों की शैया पर बहू को बैठा दिया और यामिनी बाबू से सुखपूर्वक रात्रि यापन के लिए कहकर बाहर निकल द्वार पर सांकल चढ़ा दी। नीली बाहर थी। महिलाओं को बुला लाने के लिए भेज दिया। आप वहीं बिजली के प्रकाश में बीच के हॉल में बिछे फर्श पर बैठ गई। सिपाही ने जीने का रास्ता छोड़ दिया। महिलाओं का दल देखते देखते एकत्र हो गया। इसी समय यामिनी बाबू ने द्वार भड़भड़ाया, पर वो बंद था। वे भीतर से चिल्लाए, मेरे साथ विश्वासघात किया गया है, खोल दो द्वार। चुप रहो मूर्ख, कमल उत्तेजित होकर बंगला में बोली। पुलिस के आदमी अभी यहां से नहीं गए। तुम स्वयं समझो कि तुम्हारे साथ न्याय हुआ है या अन्याय। यामिनी बाबू चुप हो गए। महिलाओं में कोलाहल उठा। सबने क्या बात है कहकर कमल को घेर लिया। कुछ देर तक कमल चुप रही, पर मिस दुबे की अवस्था का विचार कर सबसे कह देना ही उचित समझा। यद्यपि उसने देर तक सांगोपांग ये प्रसंग महिलाओं को सुनाकर कहा, फिर भी यहां संक्षेप में उसकी समाप्ति की जाएगी तो किसी के लिए समझने की कसर कदापि न रहेगी। कमल ने कहा, डॉक्टर यामिनी को जैसी विलायत की हवा लगी तदनुकूल अपनी जोड़ी की तलाश वे करने लगे। मिस दुबे मेरे साथ पढ़ती हैं, बीए की छात्रा हैं, कोई गंवार गावदी लड़की नहीं। लखनऊ आकर एक दिन डॉक्टर यामिनी ने इन्हें कहीं देख लिया, फिर अनेक दिन इनके यहाँ इनके पिता के पास गए, एक साथ उठे बैठे। इनके पिता प्रोफेसर दुबे किसी कारण से क्रिश्चियन हो गए थे। डॉक्टर यामिनी पहले उनसे अपने धर्म परिवर्तन के संबंध में सलाह लेते रहे, उनके साथ चर्च भी जाया करते थे। प्रोफेसर दुबे को मालूम हो गया कि डॉक्टर यामिनी उनकी कन्या को प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने उदारता दिखलाई। उनसे कहा कि आप चाहें सिविल मैरिज कर सकते हैं। डॉक्टर यामिनी अविवाहित थे और चूंकि हर तरह अपना प्यार जता चुके थे, अपना धर्म छोड़ने को तैयार थे, इसलिए दूसरी तरफ से प्यार पाना कुछ अस्वाभाविक या अनुचित न था। कुमारी दुबे भी इन्हें प्यार करने लगी। क्रिश्चियन समाज में कुछ अधिक आज़ादी है ही। दोनों एक साथ आधी रात तक टहलते फिरते मिलते जुलते रहे। विवाह से पहले दोनों का चारित्रिक पतन भी हुआ, जिसका परिणाम सिफिलिस गनौरिया बाबू के रूप से यामिनी बाबू में न होकर गर्भ रूप से मिस दुबे में हुआ। ये गर्भ अभी बहुत छोटा है, पर शंका के कारण बहुत बढ़ा। कुछ दिनों बाद यामिनी बाबू की नीरू से विवाह की बातचीत हुई। इधर कुछ अधिक फायदा था आर्थिक रूप से। नए प्रेम से भी अधिक फायदा हो सकता है या नहीं, इसका ज्ञान आप लोगों को मुझसे अधिक हो सकता है। खैर, इन्होंने उधर जाना बंद कर दिया। मिस दुबे को घबराहट हुई। उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिखी। मैंने बाबा से पूछा, फिर उनकी सलाह से काम करती रही। प्रोफेसर दुबे को फिर धर्म परिवर्तन की सलाह दी, क्योंकि अदालत में बदनामी होती, खर्च भी होता।
प्रोफेसर दुबे ने वैसा ही किया। अब वही दोनों वर और वधू के रूप से उस कमरे में हैं जिसके लिए डॉक्टर यामिनी का कहना है कि उनके साथ धोखा किया गया। महिलाएं प्रसन्न हो गईं। ये बहुत अच्छा हुआ। चारों ओर से संतोष ध्वनि गूंजने लगी। कमल उत्तेजित थी, पर समय पर अपना मनोभाव दबा गई। कहा, आज नीरू का भी विवाह यहां हुआ है ऊपर। वो पहले अपने घरवालों की इच्छा से चल रही थी, पर बाद को सब हाल मालूम कर अपनी अनुवर्तिता की। खुद सोच समझकर योग्य वर चुना। वर लंदन का डीलेट है। महिलाओं में वर और वधुओं को देखने का मधुर गुंजन फैल चला। कमल ने नीरू के कक्ष का द्वार खोला। नीरू और कुमार अलग अलग दो कुर्सियों पर बैठे थे। एक ओर फूलों की सेज बिछी थी। महिलाओं को देखकर नीरू उठकर खड़ी हो गई। कुमार ने बैठे ही बैठे प्रणाम किया। महिलाएं देखकर प्रसन्न हो गईं। फिर मिस दुबे के कमरे में गई। यामिनी कुर्सी पर बैठे थे। मिस दुबे, जिसका नाम सुशीला है, पलंग पर। सुशीला को देखकर महिलाएं आपस में कहने लगीं, वर का कुछ दिमाग खराब है क्या? सुशीला अप्रसन्न थी, चुपचाप बैठी थी। महिलाएं चली गईं। अंत में कमल ने अंग्रेजी में कहा, यामिनी बाबू, इस शुभ मुहूर्त के लिए धन्यवाद। रुक्ष स्वर से यामिनी बाबू ने कहा, धन्यवाद। गांव में भी खबर फैली। बड़ा सन्नाटा छाया। लोग बहुत डरे। आखिर मुखिया के दरवाजे बैठक हुई। सबने सलाह ली। मुखिया ने कहा, पागल हो, राजा से कोई वैर करता है? अब वे दिन नहीं है। लखनऊ में कितने विलायतियां हैं, उनके हाथ का पानी बंद है। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास निरूपमा का 25वां और अंतिम भाग, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।